हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये नवंबर 22 का पेपर है एसपीएम का। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं। तो हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज एटर्न और डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, जिसको हम डीएसडीएम भी बोलते हैं, एंड व्हाट आर इट्स 8 कोर प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि एटर्न के बारे में थोड़ा सा लिखना है कि इट इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन मेथड, इट इज हैवी वेट एंड ब्यूरोक्रेटिक मेथोडोलॉजी। मतलब ये यूके गवर्नमेंट का मेथड था जिसमें हम डीएफडीज, लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर, ये सब हम यूज करते हैं। ईआरडी यूज करते हैं, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो इससे हम क्या करते हैं, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे हम सिस्टम डेवलप करते हैं। और ये जब हम स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है प्रोजेक्ट करने में, और ये बहुत ही हैवी वेट मेथड है। जैसे हमारा इंक्रीमेंटल मेथड है, वैसे ये बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं। और इसके जो 8 कोर प्रिंसिपल्स है उसके बारे में हमें लिखना है। तो ये 8 कोर प्रिंसिपल्स है। फोकस ऑन बिजनेस नीड, मतलब एग्जैक्टली बिजनेस का नीड क्या है उस पर हमें फोकस करना है। डिलीवर ऑन टाइम, मतलब टाइम बॉक्सिंग मेथड यूज करना है। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है कि ऑन और बिफोर, मतलब हमें कोई भी प्रोडक्ट को अगर भेजना है तो हम या तो उस दिन भेजे या उससे पहले हम डिलीवर कर दें, दैट इज टाइम बॉक्सिंग। फिर कोलैबोरेट। तो ये जो 8 कोर प्रिंसिपल्स है इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है एक एक करके। तो पहला हमारा कोर प्रिंसिपल हो गया फोकस ऑन बिजनेस नीड, सेकंड हो गया डिलीवर ऑन टाइम, तो इसके लिए हमें टाइम बॉक्सिंग मेथड यूज करना है। थर्ड है कोलैबोरेट, मतलब अपने कस्टमर्स के साथ और अपने जो क्लाइंट है उनके साथ हमेशा कोलैबोरेशन रखना है। तो ये जो ग्रुप है उसके साथ हमें हमेशा डिस्कस करना है कि हमारा प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी है। तो ये हो गया कोलैबोरेशन। फिर आता है नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। क्वालिटी मतलब हमें जो भी स्टैंडर्ड्स है क्वालिटी के वो यूज करने हैं। डीएसडीएम के ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए, तो हर एक काम जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, हर एक में हमें स्टैंडर्ड्स यूज करने हैं। सो वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। डिलीवर इटरेटिवली, मतलब हमें जो प्रोडक्ट है वो इटरेशंस में कस्टमर को डिलीवर करना है। बिल्ड इंक्रीमेंटली, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीमेंटली हमें डेवलप करना है। ये हो गया बिल्ड इंक्रीमेंटली। फिर आता है कम्युनिकेट कंटिन्यूअसली, तो हमें कंटिन्यूअसली अच्छे या बुरा जो भी हमारे प्रोजेक्ट में चल रहा है वो हमें कस्टमर को बताते रहना है। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेट कंट्रोल। कंट्रोल मतलब एक पर्सन एंटायर प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन के हाथ में होगा और वो पर्सन को पूरा कंट्रोल डेमोन्स्ट्रेट करना है, मतलब उसको इन एंड आउट सब प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए। तो ये सब हमारे 8 कोर प्रिंसिपल्स हो गए। नेक्स्ट आता है व्हाट आर केपर जॉन्स रूल्स ऑफ एस्टिमेटिंग। तो इसके लिए हमारे पास 7 रूल्स है। ये देखिए, ये 7 रूल्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये हर एक एग्जाम में आता है, तो ये आपको तो पूरा ही याद होना चाहिए। रूल नंबर 1 है एसएलओसी, फंक्शन पॉइंट इक्विवेलेंस। इसका मतलब है कि 1 फंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 125 एसएलओसी फॉर सी प्रोग्राम। ये हमारा हो गया रूल नंबर 1। हमें क्या लिखना है, 1 एफपी इज इक्वल टू 125 एसएलओसी फॉर सी प्रोग्राम, मतलब एक फंक्शन पॉइंट में 125 सी लैंग्वेज का कोड हो सकता है। दिस इज फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एस्टिमेशन। तो इसके लिए क्या करना है, फंक्शन पॉइंट रेज टू द पावर ऑफ 0.4 प्रिडिक्ट द अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट टाइम इन कैलेंडर मंथ। मतलब अगर हमें फंक्शन पॉइंट को डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा तो फंक्शन पॉइंट रेज टू द पावर ऑफ 0.4 निकालना है। जैसे अगर 100 फंक्शन पॉइंट है तो रेज टू द पावर ऑफ 0.4 करेंगे तो हमें एक एस्टिमेशन मिल जाएगा कि हमें कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। फिर रेट ऑफ रिक्वायरमेंट, सो रेट ऑफ रिक्वायरमेंट इट क्रिप एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ। देन डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, व्हाट इट सेज इज कि जैसे हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं तो 30% ऑफ द बग्स आर present. Okay, so we can remove only 30% of the bugs. Remaining will go to the next step. Then power प्रोजेक्ट मैन पावर एस्टिमेशन। सो मैन पावर एस्टिमेशन के लिए हमें क्या करना है कि
जितने भी फंक्शन पॉइंट्स है उसको 150 से डिवाइड करना है। सो अगर 1000 फंक्शन पॉइंट है प्रोजेक्ट में, सो डिवाइड इट बाय 150, सो वी विल गेट एन अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पर्सनल्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग द एप्लीकेशन। तो ऐसे अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हमें जितना भी आउटपुट आएगा वो नंबर ऑफ पर्सनस विल बी रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। फिर आता है नंबर ऑफ पर्सनस फॉर मेंटेनेंस। तो अभी मेंटेनेंस के लिए हमें कितने पर्सनस चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए, तो हमें क्या करना है 1000, अगर हमारे प्रोजेक्ट में 1000 फंक्शन पॉइंट्स है उसको डिवाइड बाय 500 कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा 2, मतलब 2 persons आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ दैट प्रोजेक्ट। फिर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट एस्टिमेशन। सो द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्टाफ month of effort required to develop a software is given by the software development time multiplied with the number of persons required। तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम एंड नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड, तो हमें आ जाएगा कितना एफर्ट्स है वो प्रोजेक्ट के लिए, कितना एफर्ट्स लगेगा। सो दीज आर द 7 रूल्स विच वी हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाटरफॉल मॉडल विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वाटरफॉल मॉडल में टोटल देर आर 8 स्टेजेस, तो आपको ये 8 स्टेज का डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप आता है फीजिबिलिटी स्टडी, जिसमें हमें स्टडी करना है कि प्रोजेक्ट फीजिबल है कि नहीं, एक्चुअली में हम उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं कि नहीं। सेकेंड आता है यूजर रिक्वायरमेंट, अगर ये फीजिबल है तो हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है जहाँ पे हमें यूजर की रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी है, फिर वो रिक्वायरमेंट्स को हमें एनालाइज करना है, फिर उसके हिसाब से हमें सिस्टम डिजाइन करना है, फिर हमें प्रोग्राम डिजाइन करने के मतलब हम कौन से प्रोग्राम्स क्रिएट करने वाले हैं, फिर एक्चुअल कोडिंग करके वो प्रोग्राम्स बनाने, फिर उनको टेस्ट करना है इन द टेस्टिंग फेज, और लास्ट फेज हो जाएगा ऑपरेशन। अब इसमें ये जो डॉटेड लाइन दिया है इसका मतलब है कि हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। अगर हमारे ऑपरेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम एक बार एक पीछे जाके हम वापस से टेस्टिंग कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस वाटरफॉल मॉडल वर्क्स। एंड इसके बाद इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है, ये क्लासिकल मॉडल है, ये स्ट्रक्चर्ड मेथड है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि विच इज द स्ट्रक्चर्ड मेथड और विच इज द वन शॉट वाटर मेथड। सो हमें वाटरफॉल मेथड के बारे में लिखना है, या फिर क्लासिकल मॉडल अगर पूछा गया तो भी वाटरफॉल ही लिखना है, बिकॉज इट्स अ स्ट्रक्चर्ड मेथड। और हर स्टेज में हमें क्या करना है, वो स्टेज को कंप्लीट करके ही नेक्स्ट स्टेज में जाना है। और इसके लिए हम वापस उस स्टेज में वापस नहीं जा सकते, सिर्फ एक स्टेज हम बैक जा सकते हैं, पूरा वापस नहीं जा सकते। और इसका जो न्यूअर वर्जन है वो है वी मॉडल। फिर इसके हम डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं कि ये बहुत ही अभी ओल्ड हो गया है, बिकॉज अभी फास्ट डेवलपमेंट होता है, तो इसके वजह से हमें स्क्रम या फिर अजाइल मॉडल्स यूज करने पड़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्क्रम, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्क्रम सेरेमनीज। सो स्क्रम क्या है, बेसिकली ये एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम है जिसमें हम मंथ लॉन्ग स्प्रिंट्स में प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जैसे हमारा एंटायर प्रोजेक्ट हमने लिया, इसको हमने मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। अभी सपोज ये हमारा पहला मॉड्यूल है तो इसे हम बोलेंगे स्प्रिंट 1, और दूसरा हो गया स्प्रिंट 2, तीसरा हो गया स्प्रिंट 3। अब इस मॉड्यूल को डेवलप करने में हमें कम से कम 1 महीने का टाइम लग सकता है, तो ये हो गया 1 मंथ लॉन्ग स्प्रिंट। इसके लिए हमें 2nd मंथ लग सकता है और इसके लिए हमें 3rd मंथ। तो हमें 3 मंथ्स में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग, मतलब ये हमारा बैकलॉग वर्क है जिसको हमें कंप्लीट करना है। तो ये एक स्प्रिंट हो गया, ये दूसरा स्प्रिंट और ये तीसरा स्प्रिंट हो गया, मतलब हम एज अ मॉड्यूल्स हम प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। सो स्क्रम प्रोजेक्ट मेक प्रोग्रेस इन सीरीज ऑफ स्प्रिंट एंड इट इज using the extreme programming iterations and target और ड्यूरेशन क्या है 1 मंथ एंड 1 और 2 डेज, उसमें 1 और 2 वीक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। फिर आता है कि रोल्स इन स्क्रम। तो स्क्रम में 3 रोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है प्रोडक्ट ओनर, मतलब कस्टमर के साइड से जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ओनर। फिर आता है डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम मतलब एक 5 या 6 लोगों का जो टीम होता है जो प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा, वो हो गया डेवलपमेंट टीम। और थर्ड हो गया स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर मतलब जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज होगा या फिर प्रोजेक्ट लीडर होगा उसको हम बोलते हैं स्क्रम मास्टर। फिर आता है स्क्रम सेरेमनीज। तो स्क्रम सेरेमनीज में देयर आर 4 सेरेमनीज।
फर्स्ट इज स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। तो जैसे हमने पहला स्प्रिंट ले लिया S1, ये हमारा पहला स्प्रिंट हो गया। तो इसको पहले हमें क्या करना है, प्लान करना है कि ये हम इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में हम क्या करने वाले हैं। तो वो प्लानिंग मीटिंग हमारा फर्स्ट सेरेमनी हो गया। तो बेसिकली जो इसमें मीटिंग्स होती है उसे हम बोलते हैं सेरेमनीज। तो पहला मीटिंग हो गया कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे बिगनिंग फर्स्ट मंथ में हमारा ये मीटिंग होगा। उसके बाद क्या है, स्प्रिंट। स्प्रिंट मतलब जब हम ये स्प्रिंट को पूरा डेवलप करते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, कैसे हमें काम करना है। और जब ये पर्टिकुलर 4 to 5 पर्सन्स की जो टीम है, ये जब इस स्प्रिंट पे काम कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब कोई भी बाहर का पर्सन इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये लोग अब इनका काम डिसाइड हो गया, अब ये लोग S1 पे काम करेंगे। फिर आता है डेली स्क्रम। डेली मतलब कि रोज ये लोग मिलते हैं, एक छोटा सा मीटिंग लेते हैं और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें क्या करना है। तो वो हो गया हमारा डेली स्क्रम कि कल हमने क्या किया, व्हाट वी डिड येस्टरडे एंड व्हाट वी विल डू टुडे, कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, ऐसे करके हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। तो रिव्यू मीटिंग में क्या होगा कि जब ये स्प्रिंट कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए ये वाला स्प्रिंट अब कंप्लीट हो गया, तो एंड में इसे हमें क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हम जो मीटिंग लेते हैं वो हो गया हमारा स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्प्रिंट एंड व्हाट आर द की रूल्स। तो इसमें आपको लिखना है प्रोडक्ट ओनर, डेवलपमेंट टीम एंड स्क्रम मास्टर। Now let's go to the next question. अब next question है कि discuss the common problems faced during effort estimation. तो effort estimation में हमें common problems क्या होती है कि सबसे पहला है कि subjective nature of estimation, मतलब हम project का estimation करते हैं but वो बहुत ही ज़्यादा subjective है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, project के features ले लेके हम estimate कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो कभी कभी हमारा एस्टिमेशन रॉन्ग हो सकता है। फिर आता है डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस एविडेंसेस टू सपोर्ट योर प्रिसाइज टारगेट, मतलब हमें अब फाइंड आउट करना कि हम एंड प्रोडक्ट में क्या बनाने वाले प्रोजेक्ट में, वो इन द बिगिनिंग एज्यूम करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। फिर आता है पॉलिटिकल प्रेशर। कभी कभी क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए हमें बहुत सारे परमिशंस की जरूरत पड़ती है, तो उसके वजह से भी प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। फिर आता है मैनेजर्स में विश टू रिड्यूस एस्टिमेटेड कॉस्ट इन ऑर्डर टू विन सपोर्ट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, मतलब हम प्रोजेक्ट प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट हो जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन कम करते हैं और फिर बाद में वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना डिफिकल्ट हो जाता है। चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, कभी कभी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलेट हो जाती है, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना पड़ता है। उसकी वजह से हमारा लर्निंग कर्व, उसमें भी हमारा टाइम चला जाता है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, फिर उसमें काम करेंगे, तो इसलिए लर्निंग कर्व का भी प्रॉब्लम है। और फिर आता है प्रोजेक्ट डिफर, मतलब हर एक प्रोजेक्ट अलग अलग होता है, इसके लिए हर एक प्रोजेक्ट को हम एक जैसा एस्टिमेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते। और फिर आता है एक्सपीरियंस ऑन पास्ट प्रोजेक्ट में नॉट बी एप्लीकेबल, मतलब किसी पर्सन के पास ऑलरेडी पास्ट प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है बट अब जैसे प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया, तो वो जो एस्टिमेशन है वो भी रॉन्ग हो जाता है। तो ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए आप पार्किंसंस लॉ लिख सकते हो कि अगर हमने बहुत टाइम ज्यादा लगाया एस्टिमेशन में, तो क्या हो गया, अगर हमारा 1 मंथ का प्रोजेक्ट है और हमने एस्टिमेट किया 2 मंथ्स, तो लोग क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। सो वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द अवेलेबल टाइम, दिस इज द प्रॉब्लम। देन ब्रूक्स लॉ, इट सेट्स दैट effort of implementing the project will go up disappropriately with the number of staff assigned to the project. और नेक्स्ट है विनबर्ग्स जीरो लॉ ऑफ रिलायबिलिटी, इट सेज कि अगर हमारा प्रोजेक्ट रिलायबल नहीं है तो वो हम प्रोजेक्ट यूजफुल ही नहीं है, भले ही उसमें बाकी सारे फीचर्स हो बट वो यूजफुल नहीं है प्रोजेक्ट। तो ये सब के बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एल्ब्रेक्ट फंक्शन पॉइंट और IFPUG फंक्शन पॉइंट। सो IFPUG फंक्शन पॉइंट ये एक पर्सन ने डेवलप किया है। एल्ब्रेक्ट वर्क फॉर IBM एंड नीडेड अ वे ऑफ measuring the relative productivity of different programming languages. So based on his study at IBM, he has developed this method. और इसमें इन्होंने क्या लिया है, 5 estimations लिए हैं। पहला है लॉजिकल इंटरफेस फाइल टाइप्स। लॉजिकल इंटरफेस फाइल टाइप्स इक्वेट रफली टू डेटा स्टोर्स इन सिस्टम एनालिसिस टर्म्स क्रिएटेड एंड असेस्ड बाय द टारगेट सिस्टम, मतलब हमें क्या करना है, जो लॉजिकल
फिजिकल इंटरफेसेस यहाँ पे कितने हैं उसे हमें काउंट करना है। फिर आता है एक्सटर्नल इंटरफेस, मतलब हमारे पास कितने एक्सटर्नल इंटरफेसेस है उसको हमें काउंट करना है, वेयर द डेटा इज रिट्रीव्ड फ्रॉम डिफरेंट डेटा स्टोर्स। देन एक्सटर्नल इनपुट, मतलब हमने जो यूजर से जो इनपुट लेते हैं ऐसे हमारे कितने एक्सटर्नल इनपुट्स है। सो इनपुट ट्रांजेक्शन विच अपडेट इंटरनल कंप्यूटर फाइल्स, ये हमारे इनपुट्स काउंट करने हैं। फिर काउंट करना है एक्सटर्नल आउटपुट्स, जहाँ पे हम कोई भी रिपोर्ट या जो भी हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं वो हमारा आउटपुट हो गया। तो हाउ मेनी एक्सटर्नल आउटपुट। एंड देन इंक्वायरी, मतलब यूजर ने अगर कोई भी क्वेश्चन डाला विच इज नॉट अपडेटिंग द डेटाबेस, जस्ट इट इज ट्राइंग टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल्स। सो ये जो कंप्यूटर फाइल से जो रीड करके डिस्प्ले करते हैं दैट इज इंक्वायरी। सो ये सब हमारा 5 जो पैरामीटर्स है इसको हमें ध्यान में रख के प्रोजेक्ट का एफर्ट एस्टिमेशन करना है और इसके बेसिस पे ये टेबल बनाना है। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड द एल्ब्रेट कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लायर्स। इसमें क्या करना है, EI, EQ, EO, EQ, LIF, EIF, ये सारे हमारे 5 पैरामीटर्स हो गए। अब हमें लेना है लो कॉम्प्लेक्सिटी, मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाई कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमारा प्रोजेक्ट लो कॉम्प्लेक्सिटी का है या फिर एक्सटर्नल इंटरफेस, अगर एक्सटर्नल इनपुट अगर लो कॉम्प्लेक्सिटी है तो हमारा मल्टीप्लायर हो जाएगा 3। अगर मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी है तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 4 और हाई कॉम्प्लेक्सिटी है तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 6। वैसे ही एक्सटर्नल आउटपुट लो कॉम्प्लेक्सिटी में 4, मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी में 5 और हाई कॉम्प्लेक्सिटी में 7। तो इस तरह से ये टेबल आपको याद करना है। वैल्यूज इजी है, वैसे आप याद कर सकते हो 434, 343, 75, 454, 107 एंड 676, 15, 10, ऐसे आप वैल्यूज याद कर सकते हो। तो इसके साथ हमारा ये छोटा सा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो गया। आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग। ये जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और एज ए रेफरेंस आप यूज कर लीजिए, तो आपको बहुत ही यूजफुल होगा SPM के एग्जाम के लिए। थैंक यू।